मैं डॉक्टर खामोश मीना, सह आचार्य लोक प्रशासन, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज किशनपोल, जयपुर। आज हम संसदीय नियंत्रण की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। संसदीय विनियंत्रण एक लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण साधन है जो संपूर्ण लोक प्रशासन को सजग तथा सक्रिय रखता है, क्योंकि समस्त प्रशासनिक कृतियों की अंतिम जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय के मंत्री तथा अंततः संपूर्ण मंत्री परिषद की हो जाती है। अतः राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक तंत्र पर प्रभावकारी नियंत्रण रखना चाहती है, किंतु मंत्री परिषद को कटघरे में लाने के लिए आवश्यक है कि संसद सदस्यों में पर्याप्त जागरूकता, प्रतिबद्धता तथा कठोरता हो। संसदीय लोकतंत्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः संसद को भी सक्रिय भूमिका निभानी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत में संसदीय नियंत्रण पूर्ण प्रभावी दिखाई नहीं दिया है, जिसके अग्रांकित कारण या कमियां हैं। सभी संसद सदस्य संसद की कार्यवाही में रुचि प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि सभी दलों में कतिपय 2-4 सदस्य ही पूर्ण रूप से मुखर एवं सक्रिय नजर आते हैं। सेकंड पॉइंट है, संसदीय सदस्यों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित नहीं है, अतः सभी संसद सदस्यों तथा कार्यपालिका की तकनीकी शब्दावली एवं प्रक्रियाओं से पूर्ण विज्ञ भी नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार स्वतः ही अरुचि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश सदस्य दलीय राजनीति के संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं आ पाते हैं, अतः पूर्ण सक्रियता तथा उद्देश्यपरकता लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रचंड बहुमत के समय सरकार के सम्मुख विपक्षी दलों की स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाती है, जैसा कि 84-85 में 8वीं लोकसभा के लिए चुनाव में 508 में से 401 स्थान पर कांग्रेस विजयी रही। ऐसी स्थिति में जबकि सत्तारूढ़ दल के पास 3/4 से भी अधिक बहुमत हो, तो संसद में विपक्षी कितना सक्रिय दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति निर्धारण एवं कानून निर्माण में लोक सेवक ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में विधायिका की भूमिका गौण हो जाती है। छठा पॉइंट है, सांसदों के पास वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी तथा विधिक विषयों से संबंधित दक्षता का अभाव रहता है, अतः कई बार पूर्ण सहभागिता प्रकट नहीं होती है। समस्त सांसद उसमें भाग नहीं लेते हैं और अरुचि दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद कोई नया कर नहीं लगा सकती, बल्कि कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत करों में कटौती कर सकती है। इस प्रकार की स्थिति में बजट संबंधी प्रावधान प्रायः ज्यों के त्यों पारित कर दिए जाते हैं। भारतीय विधानमंडलों में विगत 1 दशक से आ रही नैतिक गिरावट के कारण कतिपय जनप्रतिनिधियों का व्यवहार नितांत गैर जिम्मेदाराना, अलोकतांत्रिक हो गया है। ऐसे में जब संसद सदस्य स्वयं नियंत्रित नहीं है, तो वह प्रशासन को किस आधार पर नियंत्रित करें। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर 10 से 11 वर्षों पश्चात प्राप्त हो रहा है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि संसदीय नियंत्रण का प्रभाव न्यून है। कई बार दलीय भावना से ग्रस्त होकर अनावश्यक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों तक मचने वाली हड़बड़ी से लाखों रुपए निरर्थक व्यय हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत पॉल एच एप्पलबी ने भारतीय संसद के व्यवहार को आवश्यकता से अधिक क्रियाशील माना है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अत्यधिक ध्यान देने, प्रशासन के छोटे छोटे कार्यों में हस्तक्षेप करने, सत्ता के प्रत्यायोजन का विरोध करने तथा व्यापारिक हितों को प्रश्रय देने में व्यस्त है। फिफ्नर एवं प्रेस्थस ने अमेरिकी कांग्रेस का प्रभाव सीमित माना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि संसदीय नियंत्रण द्वारा केवल कार्यपालिका की आलोचना की जाती है, वास्तविक नियंत्रण बहुत ही कम हो पाता है। लेकिन इस तथ्य को सभी स्वीकारते हैं कि
लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली के कई लाभ हैं। निरंकुश नौकरशाही पर नियंत्रण पाना सहज कार्य नहीं है। और जो संसदीय नियंत्रण का जो सेकंड पॉइंट है वो है संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण। भारत सहित अधिकांश देशों में सांसदों के पास कार्यों में विविधता एवं सदस्यों की राजनीतिक विविधताएं एवं समय अभाव रहता है। अतः बहुत से विधायी एवं गंभीर प्रकृति के कार्यों को कुशलता पूर्वक निष्पादित करने के लिए अनेक प्रकार की समितियां गठित की जाती हैं। संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना कुछ अपवादों को छोड़कर एक जैसी है। इन समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं कार्य संचालन की प्रक्रिया लगभग समान ही है, जो संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों की धाराओं के अनुसार अधिनियमित होती है। सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां तथा तदर्थ या अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष समय समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं तथा इनका कार्य निरंतर चलता रहता है, जबकि तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार की जाती है तथा अपना कार्य पूर्ण करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यानी उनको जो कार्य दिया गया है यदि वो पूरा हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट देने के पश्चात वे स्वतः ही समाप्त मानी जाती हैं। स्थायी समितियों में जांच समितियां, जनहित समिति तथा विशेषाधिकार समिति, संवीक्षण समितियां, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान समिति तथा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां, कार्य मंत्रणा, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर प्रस्तावों संबंधी समिति, नियम समिति तथा उच्च तथा सदन की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, संसद सदस्यों को सुविधा प्रदान करने संबंधी समितियां, सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी समिति, लाभ के पदों से संबंधित समिति, पुस्तकालय समिति, महिलाओं के अधिकार से संबंधित समिति प्रमुख है। लोकसभा की स्थायी समितियों में 3 वित्तीय समितियां हैं: लोक लेखा समिति, अनुमान समिति तथा लोक उपक्रम समिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 3 समितियों में के अतिरिक्त 8 अप्रैल 1993 में 17 विभागीय समितियां, अब 24 हैं, समितियां भी कार्यरत हैं, जो अनुदान मांगों पर विचार विमर्श कर बजटीय प्रणाली को कुशल बनाती हैं। अस्थायी समितियां किसी विचाराधीन प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन द्वारा अध्यक्ष द्वारा किसी विशिष्ट विषय के लिए विशेषज्ञों विशेष विधेयकों द्वारा विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए प्रवर एवं संयुक्त समितियों के रूप में बनाई जाती हैं। लोक प्रशासन पर संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण के क्रम में निम्नलिखित समितियां महत्वपूर्ण है। पहली है लोक लेखा समिति, दूसरी है अनुमान समिति और तीसरी है लोक उपक्रमों पर समिति।